नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको अभी दिखाएंगे कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक, और काफ़ी दिनों के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं वीडियो बनाना। काफ़ी टाइम हो चुका था। ये है कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक, केजी पब्लिकेशन वाले, केजी गुप्ता द्वारा लिखी हुई। इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सेमेस्टर शायद 6 के लिए यूज़ होगी, सेमेस्टर 5 के लिए आप जब क्लियर कर लेना, क्योंकि ये 3rd ईयर में यूज़ होती है। और बहुत सारे चैप्टर हैं इसके अंदर। ये पुरानी बुक है। अगर आप नई बुक ले रहे हैं तो आपको पता होगा कुछ चैप्टर आपके कट डाउन हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, पहले ये 9 और 9 ये चैप्टर ये जो हैं ये पहले कट डाउन हो चुके थे, लेकिन ये वापस से फिर से आ चुके हैं आपकी बुक में। और अंडर राइटिंग, वैल्यूएशन गुडविल और वैल्यूएशन शेयर ये हट चुके हैं। ठीक है, क्योंकि एक बच्चा मेरे पास आया था बीच में पढ़ने के लिए, लेकिन वो पुरानी बुक से ही पढ़ रहा था। फिलहाल उसने किसी ने अरेंज की कैसे कैसे करके बुक, उसमें दिखाया मुझे कि हाँ नया सिलेबस में इतने इतने चैप्टर रह गए हैं। तो उससे मालूम पड़ा कि ये कुछ चैप्टर कटे हैं, कुछ आपके जुड़ गए हैं। अगर आपका नई बुक है तो आप उसमें से चेक कर लेना। फिलहाल वैल्यूएशन गुडविल, वैल्यूएशन शेयर और अंडर राइटिंग अब कराने कोई फ़ायदा नहीं, हट चुके हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे कमेंट में तो ये करा दी जाएंगे दोबारा से, क्योंकि पता नहीं कब ये ऐड हो जाए, कब हट जाए। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ चैप्टर 6 स्टार्ट करने की, क्योंकि अगर पुराने साल का पेपर आप नेट पर सर्च करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसमें से एक क्वेश्चन इसके अंदर का आया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये वाला चैप्टर इजी चैप्टर है। फिर इसके बाद इशू ऑफ शेयर ये कराऊंगा, रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर इसकी ट्राई करूँगा, और फिर इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर। बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिल पाएगा उस हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा कुछ और कम बैठ का हुआ मैं। और फिर होल्डिंग वाला चैप्टर, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। और फाइनल अकाउंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लास्ट वाले ईयर में नहीं आए हैं ना, अमलगमेशन में से आए शायद, आई थिंक सो। बाकी आप देख लेना, चेक कर लेना। फिलहाल अभी चैप्टर 6 के बारे में बताएंगे। स्टैंड पे लगाते हैं फ़ोन। तो इस बुक के अंदर ये चैप्टर 6 है और नाम है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो इंट्रोडक्शन वाली होने वाली है चैप्टर से रिलेटेड, क्या क्या फॉर्मेट होगा, क्या वो सब बताऊँगा, किस तरह से करना है। बाकी मीनिंग पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, थोड़ा सा गर्मी चल रही है इसलिए मैंने पंखा चलाया है, इसलिए उड़ रहा है, तो ध्यान दीजिए। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसके बारे में है ये। लीगली अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ऑन रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लीगली ये कंपनी कब बनकर तैयार होती है, जब उसे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, तब आगे लिखा समटाइम्स a new company is formed by taking over an existing business as going concern। जब कोई बिजनेस, नई कंपनी तब होती है, बन जाती, कभी कभी बनती है, जैसे कि कोई चलता हुआ बिजनेस को कोई टेक ओवर कर ले। The newly formed company may take over the business of the vendor as at a date prior to the date of its incorporation. The profit or loss of the business so acquired for the period from the date of purchase till the date of incorporation। तो जिस दिन से उसे परचेज किया गया है और इनकॉर्पोरेशन तक उसका प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक है, कहाँ तक थे, मिस हो गई लाइन। Of its incorporation, the profit or loss of business so acquired for the period from the date of purchase till the date of incorporation is called profit or loss prior to the incorporation, unless the agreement with the vendor provided otherwise. Such a profit or loss belonging to the company। अब बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, पढ़ लेना आप ध्यान से, क्लियर कर लेना। लेकिन ये चीज़ है कि जब आपका कोई बिज़नेस है, उसे कोई टेक ओवर करता है और या फिर इनकॉर्पोरेटेड होता है, तो वहाँ तक का हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ता है।
लेकिन अगर देखा जाए प्रोसीजर के बारे में कि प्रॉफिट लॉस असरटेन कैसे करेंगे, क्योंकि बीच में अगर हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं जिस दिन एक्वायर किया है बिज़नेस, ठीक है, या फिर जिस दिन सर्टिफिकेट मिला है या फिर इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी बनी है, उस दिन तो पॉसिबल नहीं होता कि इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, क्योंकि हम चाहते हैं पूरे फुल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस बनाए। लेकिन एक्वायर होने से पहले का टाइम का जो है प्री प्रॉफिट बोला जाएगा उसे, और आफ्टर वाले को पोस्ट प्रॉफिट बोला जाएगा। लेकिन प्री और पोस्ट निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, कुछ इनकम्स होती हैं, उनको डिवाइडेड करना होता है टाइम रेशो में, टर्नओवर रेशो में, ठीक है। बाकी अगर बच्चे कहते हैं हिंदी वाली बुक अगर है तो हिंदी वाली बुक मेरे पास इसमें नहीं है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आराम से डीपली पढ़ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतना डीपली नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि टाइमिंग के प्रॉब्लम के चक्कर में छोटी वीडियो बनानी पड़ेगी। आप इसे पढ़ना, अपने हिसाब समझना, फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, वरना दोबारा बताया जाएगा इसे। यहाँ लिखा असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट कैसे असरटेन किया जाता है, इसमें लिखा है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन बी असरटेन एक्यूरेटली only when a separate trading and profit and loss account is prepared on the date of incorporation, but this will require balancing of the books and stock taking on the date incorporation, but this is very inconvenient as well as it will adversely affect the normal functioning of the business। तो बताया गया कि अगर आप बीच में ऐसा काम करते हैं तो बहुत इनकन्वीनियंट रह पाएगा, तो हो नहीं पाएगा, मैटर नहीं बन पाएगा उसमें। हैंस इन प्रैक्टिस दिस प्रोसेस इज़ नॉट जनरली अडॉप्टेड, ये प्रोसेस अडॉप्टेड नहीं होता। लेकिन दूसरा वाला प्रोसेस क्या है, दस यूजुअल प्रैक्टिस देयर फॉर इज़ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द होल पीरियड। पूरे साल का आप बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, देन प्रॉफिट और लॉस दस असरटेन इज अप्रोचेंट बिटवीन प्री एज द एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एंड देन प्रॉफिट और लॉस ascertained is apportion between the pre incorporation and post incorporation। यानी जो प्रॉफिट होगा उसे प्री और पोस्ट में डिवाइड करना आसान रहेगा। तो एक कॉल आ गया था तो उसमें लग गया, मैं फिर से भूल के कहाँ पे था मैं, यहाँ पे 10 यूजुअल प्रैक्टिस और देयरफॉर मैं स्टार्टिंग से यहाँ से बता रहा हूँ। द यूजुअल प्रैक्टिस देयरफॉर इज़ टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द होल पीरियड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एंड देन प्रॉफिट और लॉस ascertained profit ascertained is apportioned between the pre-incorporation or post-incorporation periods on the time or turnover। यानी जो उसे हम डिवाइडेड किए करेंगे उसे टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस में डिवाइड करेंगे प्री पोस्ट में, बट एज नीदर द प्रॉफिट आर अर्नड बाय द बिजनेस इवनली थ्रू आउट द ईयर और नॉर टर्नओवर स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। ना तो प्रॉफिट ही बराबर होता है जैसा, और ना ही सेल हमारी जैसी बराबर होती है। हैंस द अप्रोचमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ओनली ऑन द टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। तो हमें टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस में ही इसे डिवाइड बेसिस नॉट ऑल सेटिस्फैक्ट्री बताया गया। हैंस द अप्रोचमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ओनली ऑन द टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस इज नॉट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। द मोस्ट इक्विटेबल method is apportion the gross profit and gross loss whole accounting period is on the basis of turnover। यानी बताया गया कि ग्रॉस प्रॉफिट को तो आप बांटो टर्नओवर में, या ग्रॉस लॉस को बांटो टर्नओवर में, क्योंकि अगर हम सोचते हैं टाइम बेसिस टर्नओवर बेसिस से बांट कर सब कुछ हो जाएगा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ प्री में आने वाली होती है, बहुत सारी चीज़ पोस्ट में आने वाली होती है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लिखें ना लिखें, लेकिन पढ़ लें। अब मैं जो आपको बताऊंगा यहाँ से लेकर द मोस्ट से लेकर, आप चाहें तो लाइन को लिख लीजिए नोट्स के तौर पे, आगे काम आएगा। मैं पेज पलटता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ शायद दिख रहा होगा, क्योंकि मेरी फ़ोन की डिस्प्ले थोड़ी टूटी हुई है, तो मुझे आइडिया लगाना पड़ता है कि शायद दिखाए ना दिखे। उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। आप जूम करने की फैसिलिटी यूट्यूब में है तो आप जूम कर लीजिए। हाँ, तो ये बोला था पीछे, on the basis of turnover and of the two period and the expenses are apportioned between the two period on their respective merits as follows। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को तो टर्नओवर रेशियो में बांटो, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं उनको बांटने के लिए बहुत सारे बेसिस हैं। इसको तो आप नोट कर ही लेना, वीडियो को पॉज करके आराम से। अगर बुक नहीं है तो बुक है तो वहाँ से नोट कर लीजिए। ऑन टाइम बेसिस, अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ टाइम बेसिस में कौन सी चीज़ बांटने वाली होती हैं।
यहाँ लिखा हुआ है ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स्ड नेचर, जैसे कि सैलरी, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, ये सब टाइम रेशियो में बढ़ने वाली है। लेकिन ऑडिट फीस के बारे में कुछ बाद में बताया गया है कि ये टाइम बेसिस और या पोस्ट में आने वाला आइटम भी हो सकता है, क्योंकि ऑडिट कराना किसी फर्म के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस के लिए, लेकिन कहते हैं कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी, तो मस्ट होता है वो करना, इसलिए तो पोस्ट में होगा या फिर ये टाइम बेसिस में बटेगा। आर अपोर्शन बिटवीन टू पीरियड ऑन time basis as company audit is compulsory whereas there is no such compulsion for a sole trade business or partnership firm। यानी कि इसके लिए सोल ट्रेड बिजनेस के लिए या पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई कंपल्सन नहीं होता ऑडिट कराना, लेकिन कंपनी के लिए ज़रूरी होता ऑडिट कराना। द होल अमाउंट ऑफ ऑडिट फी मे बी ट्रीटेड एज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड एक्सपेंसेस मान सकते हैं, पोस्ट के लिए खर्चा मान सकते हैं, लेकिन as such while solving question solving the question student are advised to append a note relating to the treatment given to this। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा किसी किसी क्वेश्चन में ये टाइम बेसिस में बटा होगा ऑडिट फीस, किसी किसी में ये पोस्ट में पड़ा होगा, तो आपको नोट लिख के छोड़ना है क्वेश्चन के नीचे अगर आप जैसे भी करने वाले हैं। ऑलवेज सोचिए कि पोस्ट में ही ये आना है, कभी कभी हो सकता है कि टाइम बेसिस में कोई बांट दे, वो क्या कहा गया ना कंपल्सन नहीं है, लेकिन कोई चाहे तो करवा भी सकता है इसे ऑडिट को। टर्नओवर बेसिस में बोला गया, यहाँ तो फिक्स एक्सपेंसेस बोल दिए गए। ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस जो फिक्स नेचर के होते हैं वो टाइम बेसिस में, जो वेरिएबल नेचर के हैं जैसे कमीशन, डिस्काउंट, ब्रोकरेज, सेल्समैन सैलरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड, बैड डेप्ट, ये सब आपका टर्नओवर बेसिस में बटेगा। आर अपोर्शन बिटवीन टू पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टर्नओवर यानी सेल के रेशो में बटेगा। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस होनली एप्लीकेबल टू द पीरियड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, वेंडर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन अप टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आर शोन एग्जिबली, प्री में आने वाला आइटम है ये सब। पोस्ट में ऑल एक्सपेंसेस होनली एप्लीकेबल टू द पोस्ट incorporation period, that is director fees, debenture interest, discount on issue of share and debenture और preliminary expenses, formation expenses, ये सब पोस्ट में आने वाले खर्चे हैं। seasonal nature expenses, if certain expenses are incurred only in certain seasons such expenses should be charged only the period in which they are incurred। जिस पीरियड में खर्च हुए उस पीरियड में आएंगे, लेकिन सीजनल एक्सपेंस बहुत कम मिलने वाले चांस है, सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम, इस टाइम में जो खर्चे होते हैं उस टाइप से है ये। अब थोड़ा सा देखो 12 मिनट की वीडियो बन गई है, ठीक है। अब मैं चाहूँगा एग्जांपल, देखो सामने एक फॉर्मेट लिखा है, आप चाहें तो इस फॉर्मेट को बिना अमाउंट डाले ही नोट डाउन कर लीजिए कि ये भाई ग्रॉस प्रॉफिट इस रेशो में बटा हुआ है, सेल्स रेशो में ये कुछ खर्चे हैं, जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ पे अपना एरो बना सकते हो, जैसे डायरेक्टर फीस पोस्ट में है, ऑडिट फीस पोस्ट में है, रेंट ये टाइम रेशो या सेल्स रेशो में बढ़ेगा कि डिसाइड किया था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखा रहा हूँ मैं, तो मैं समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा। महेश लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई। महेश लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 1 मई को हुई है 2001, टू बाय ओवर अ बिजनेस ऑफ महेश ब्रदर्स। तो महेश लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है अपने बिजनेस को ही बाय करने के लिए फ्रॉम 1 जनवरी 2001 के लिए, ऐसा बोला गया है। कब से बाय ओवर द बिजनेस, टेक ओवर कब हुआ है? 1 जनवरी से हुआ है, लेकिन इनकॉर्पोरेट कब हुई है? 1 मई को। ऑब्टेन इट्स सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 1 जून 2001, लेकिन मई में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन सर्टिफिकेट कब मिला? 1 जून में। तो सर्टिफिकेट मिलने की डेट से कोई मतलब नहीं होता, जब से इनकॉर्पोरेट हुई है वहीं से हम काउंट करते हैं प्री पोस्ट के लिए। द अकाउंट्स ऑफ कंपनी फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2001 के लिए बोला गया है। डिस्क्लोज द फॉलोइंग फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट हमें बता रखे हैं, लेकिन इसको करने से पहले आपको टाइम रेशो सेल्स रेशो करना पड़ेगा। टाइम रेशो की बात किया जाए तो मैं इसे यहीं पे एक सुविधा है जिससे हम लिख के दिखा सकते हैं, जैसे कि 1 जनवरी 2001 में टेक ओवर हुआ, 31 दिसंबर 2001 तक एक अकाउंट है,
लेकिन आपको दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ पे जाऊँ, ठीक है। टाइम पीरियड 1 मई को इनकॉर्पोरेट हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम प्री और यहाँ से यहाँ तक का टाइम पोस्ट। यहाँ से यहाँ तक गिनोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आएगा, क्योंकि मई तो स्टार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 1 मई। तो 4 महीने प्री, 8 महीने पोस्ट। साल में 12 महीने तो होते हैं, यहाँ से यहाँ तक गिना हमने 12 महीने। यहाँ से यहाँ तक का टोटल पीरियड, उसमें से प्री माइनस करो, पोस्ट आ जाएगा। 1 मई से लेकर दिसंबर तक गिनेंगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने ये आ गए। तो 4:8 ये प्री हो गया, मतलब टाइम रेशो हो गया। इसे कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। एक टेबल से डिवाइड, 1:2 आपका टाइम रेशो हो गया। सेल्स रेशो भी ऐसे ही निकालते हैं, ग्लास है तो आराम से मिट जाता है इस पर, अदरवाइज डस्टर भी है हमारे पास और साफ़ करने के लिए। अब आते हैं सेल्स रेशो कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो इसमें लिखा हुआ था, टाइम रेशो डिटेल मिली थी, टाइम रेशो निकाल लेना। फिर टर्नओवर रेशो यानी सेल्स रेशो, द टर्नओवर फॉर द होल पीरियड अमाउंटेड रुपीज़ 2,40,000 ऑन ऑफ विच 40,000 रिलेटेड टू द पीरियड 1 जनवरी तो 30 अप्रैल। यानी टोटल सेल हमारी 2,40,000 है। 40,000 का प्री की सेल है 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक। बाकी पोस्ट की सेल जो होगी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस यानी ट्रेडिंग अकाउंट शो, ग्रॉस प्रॉफिट शो कर रहा है ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर सेल्स रेशो आपको निकालना है तो पहले लिखेंगे सेकंड पॉइंट सेल्स रेशो, ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो टोटल सेल्स हमें है 2,40,000 और प्री की सेल कितनी थी 40,000। पोस्ट वाली सेल भाई 2,40,000 में से 40 माइनस करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। आप चाहे तो शो करके दिखा सकते हैं। रेशो आ जाएगा इसमें 40,000 2 लाख, काटेंगे 1:5। ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेल्स रेशो निकाल सकते हैं। फिर आते हैं वापस बुक के ऊपर। तो बहुत सारे खर्चे हैं जो प्री पोस्ट में आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग फ़िलहाल फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। यहाँ पर्टिकुलर लिख सकते हो, यहाँ प्री पोस्ट, पर्टिकुलर प्री पोस्ट। यहाँ 4 मंथ है, यहाँ 8 मंथ है। प्री के 4, पोस्ट के 8, ऐसे प्री पोस्ट लिख दिया। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1:5 बांट दिया सेल्स रेशो में। बाकी ये आप नोट डाउन एक बार फॉर्मेट में कर लेना, बस अमाउंट में डालना और नोट डाउन करके अपना क्लियर कर लेना। और इसमें एक चीज़ और है, जो प्री का प्रॉफिट आता है ना, उसको बोला गया कैपिटल नेचर का, यानी कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्री वाला प्रॉफिट को। और नेट प्रॉफिट जो आता है वो पोस्ट वाले के लिए बोला जाता है, जो पोस्ट में प्रॉफिट निकला है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट, उसे नेट प्रॉफिट का नाम दिया गया है, ठीक है। तो आप इसे इतना नोट डाउन जरूर कर लेना, पता चलेगा कि हाँ भाई कौन कौन से खर्चे आते हैं और किस रेशो में बढ़ते हैं। 1:2 मतलब होता है आपका टाइम रेशो, 1:5 मतलब सेल्स रेशो, क्योंकि हमने सॉल्व करके दिखाया था, ठीक। बाकी खर्चे यहाँ क्वेश्चन है। अब जल्दी ही वीडियो आएगी, कोशिश करूँगा आज रिकॉर्ड करूँगा कल, क्योंकि टाइम ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है वीडियो इस चैनल पे, बिल्कुल लोग देख नहीं रहे और सपोर्ट तो चैनल को करते ही नहीं है। तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिखते रहूँ, बाकी अपनी मर्जी है, क्योंकि अगर ये पेड मिलेगा तो कोर्स बहुत महंगा मिलेगा। मेरे पास अगर बच्चा आता है तो 1500 फीस कम से कम है इस सब्जेक्ट की। आप चाहें तो इस फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्री का ज्ञान कभी भी काम नहीं आता, कम समय के लिए रहता है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के पे आउट कर सकते हैं, पेटीएम वगैरह पे, फ़ोनपे वगैरह पे, नंबर मेरा उसमें दे रखा है। तो आप पढ़िए, कोशिश है आपकी बार स्टार्ट किया है तो कंटिन्यू रहे, टाइम मिलता रहे।